गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये टेबल जो आपके सामने है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है जो चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 में यूज होगी। ये आपको पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे तो आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इसे अपनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ, ठीक है ना बेटा। जैसे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, आपको 2 लीनियर पेयर दे रखे होंगे, कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी, उनमें कंपैरिजन करके A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करो सबसे पहले। अब आप कहोगे A1 B1 कैसे फाइंड करें, तो A1 बेटा जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, देख रहा है x का कोफिशिएंट, और B1 जो होता है वो y का कोफिशिएंट होता है, और C1 होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। इसी तरीके से दूसरी लीनियर इक्वेशन में हम देखेंगे, जो A2 मान लेंगे और दूसरी लीनियर इक्वेशन को मान लेंगे, वो हो जाएगी आपका A2 x का कोफिशिएंट, वैसे ही तरीके y का B2 कोफिशिएंट और C2 कांस्टेंट टर्म है। तो जब इनके कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे तो हम फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट और सेकंड लीनियर के कोफिशिएंट्स का रेशियो फाइंड करेंगे, दैट इज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, इस तरीके से फाइंड करेंगे। अगर A1 अपॉन A2 आपका ये इक्वल नहीं होता है तो आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, ओके, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब जब हम इसको ग्राफ पर लाइन को प्लॉट करेंगे तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। जब इंटरसेक्ट करेंगी तो सिस्टम की नेचर होगी कंसिस्टेंट सिस्टम जब की नेचर होती है तो उसका सॉल्यूशन होता है, और इंटरसेक्ट करती हैं तब सॉल्यूशन यूनिक होता है, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होता है, यानी एक ही सॉल्यूशन होता है, उसका अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। अब आते हैं हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर, ओके। सेम इक्वेशन है इसमें भी, ठीक। ऐसे ही करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे और उनकी रेशियो फाइंड करेंगे, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। अगर ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इनका वो कॉन्सिडेंट लाइन होंगी, तो इसका नेचर कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट जब नेचर होता है सिस्टम का तो उसका सॉल्यूशन होता है। बट यहाँ पर लाइनें जो है ग्राफ पर कॉन्साइड करेंगे एक दूसरे पर, जब कॉन्साइड करती हैं तो हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब आप कहेंगे कॉन्साइड करने का मतलब क्या है, तो देखो समझो जरा, मैं समझाता हूँ। कॉन्साइड का मतलब है जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ की, ओके, ये लाइन ड्रॉ की, और दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर ही बिल्कुल ऐसे इस तरह ऊपर आएगी ये लाइन, मतलब ये आपको एक ही लाइन नज़र आएगी, तो ये बोला जाता है कॉन्सिडेंट लाइन्स एक दूसरे पे। जब ये लाइनें एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ टच कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसके सॉल्यूशन भी मैनी होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है ना, ओके। उसके बाद ये आपका थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है। इसमें भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल के और उनके रेशियो फाइंड करेंगे तो हमको ये कंडीशन मिलेगी आपकी, ये A1 A2 B1 B2 ये इक्वल हो गए और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन मिलती है तो दिया हुआ लाइनें पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस होंगी तो फिर क्या होगा बेटा, तो आपका ये सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। अब आप कहोगे पैरेलल लाइन, वैसे तो आप जानते हैं पैरेलल लाइन क्या होती है। देखिए इस तरीके से जो लाइन आती हैं वो पैरेलल लाइन होती है, इनके बीच की डिस्टेंस ये इक्वल होगी या कांस्टेंट होगी, ओके। ये आपकी कौन सी लाइन हो गई? पैरेलल लाइन, जैसे रेल की पटरी। दूसरा होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है, देखो ये
एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन किसी भी पॉइंट पे इसको टच कर रही हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला जाता है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। जब ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि एक पॉइंट पर टच कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन होगा उसका। अब दूसरा एक टाइप की लाइन और रहेगी, वो भी मैं बता देता हूँ, कोइंसिडेंट लाइन। वैसे मैं बता चुका हूँ, ये लाइन ड्रॉ की, दूसरी लाइन भी इसी लाइन पे ड्रॉ होगी, मतलब दिखाई नहीं देगी, लगेगा एक ही लाइन है लेकिन होंगी दो लाइनें। ऐसी कंडीशन में ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पर टच कर रही हैं, तो आपके सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट मैनी होंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट। अब हम पहुँचते हैं आगे की एक्सरसाइज पे। ये हमने आपके पास ये एक्सरसाइज भेजी है बेटा, देखिए ये एक्सरसाइज भेजी है आपको 3.2। ये पूरी एक्सरसाइज इस तरीके से हमने भेज रखी है आपके पास। 4 क्वेश्चन तक ये रहा इस पेज पर, और 4 के बाद 4 के ये पार्ट दे रखे 1 2 3 4 5, और इस तरीके से 7 क्वेश्चन हैं इसमें। ओके, इस तरीके से 7 क्वेश्चन है। तो अब हम पहले क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, ये सॉल्यूशन है इसका, और फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से इस तरीके से। इसमें ये क्या कह रहा है, देखो बेटा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर तो होगा ही होगा जब एक्सरसाइज, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट है 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th क्लास के 10 स्टूडेंट हैं जो एक मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर गर्ल्स की संख्या बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो उन बॉयज़ और गर्ल्स की नंबर बताइए जिन्होंने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो देखिए बेटा, जो चीज़ पूछी उसको मान लेते हैं, कंसीडर कर देते हैं। यहाँ पे हमने x को बॉयज़ की संख्या मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज़ x हो गए, नंबर ऑफ गर्ल्स y हो गए। अब एक बात बताइए मुझे, 10th क्लास में बच्चे कितने हैं? 10th क्लास में बच्चे 10 हैं, कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज़ हैं, x गर्ल्स हैं और x बॉयज़ हैं और y गर्ल्स हैं। तो अगर गर्ल्स और बॉयज़ दैट इज x और y को ऐड कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस y इक्वल टू 10। ओके, दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें उसने कहा है कि गर्ल्स की संख्या बॉयज़ से ज़्यादा है, यानी गर्ल्स की संख्या y है और बॉयज़ की संख्या x है। अगर ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब बॉयज़ में 4 प्लस कर दें तो गर्ल्स और बॉयज़ बराबर हो जाएंगे। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई। बात समझ में आई नहीं आई? यानी गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, मोर का मतलब ज़्यादा है। तो मान लो हमने y इक्वल टू x ये बैलेंस करनी है इक्वेशन, तो वो गर्ल्स तो 4 ज़्यादा है ऑलरेडी, अगर बॉयज़ में भी 4 ऐड कर दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारी y इक्वल टू x प्लस 4। अब ये y इक्वल टू 4 के लिए इस टेबल को सॉल्व करिए। x, एक कॉलम x ले लिया, एक में y की वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने कंसीडर की अपनी तरफ से ये 0। जब x 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? भाई y इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ? y इक्वल टू दे रखा है x, ये 0 पुट करो प्लस 4, तो इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो इस तरीके से ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना? ओके, जब हमने आपकी x की वैल्यू -4 ली, तो y की वैल्यू क्या होगी? देखो y इक्वल टू -4 और प्लस 4 है ही ऑलरेडी, और -4 से प्लस 4 कट हो गया, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो ऐसा नहीं है कि इसने जो वैल्यू ली है हम वही लें, लेकिन हमें पहले ही बता चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ कि x की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। वैसे कोई वैल्यू ले लो, आंसर तो आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अब हम आते हैं इस सेकंड इक्वेशन पे, सेकंड टेबल पे। इसमें x दे रखा है और y इक्वल टू 10 माइनस। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपने 0 ली तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 5 ली तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके, ये वैल्यू हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। कि कोशिश ये रहनी चाहिए कैलकुलेशन आसान से आसान हो, ताकि ग्राफ पर आसानी से प्लॉट कर सके। इसके बाद हमें टेबल की हेल्प से हमें ये पॉइंट मिले, ये वाले पॉइंट, ठीक है। ए पहली उससे मिला है हमें, देखो ये पॉइंट मिले। ए मिल गया हमें 0,4, बी पॉइंट मिल गया, पहली वाली टेबल से देख रहे हैं -4,0,
और दूसरी टेबल के लिए हमने पी क्यू पॉइंट मान लिया, अपनी तरफ से ले सकते हैं कुछ भी, सी डी भी ले सकते थे। पी क्या हो गया 0,10 और क्यू क्या हो गया 5,5। अब उसके बाद ये हमने ग्राफ लिया, ग्राफ पेपर लिया जिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हमने ड्रॉ कर लिए। तो अब इसमें स्केल अपने सुइटेबल स्केल ले लेते हैं, ये सब जानते हैं आप पुरानी क्लासेज में। तो पहला पॉइंट आपका जो था वो 0,4 था, यानी पहली वैल्यू एब्सिसा की होती है, दूसरी वैल्यू ऑर्डिनेट की होती है। एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू, तो एक्स एक्स पे तो हम यहीं रहे, और वाई पर देखो एक्स एक्सिस पर तो हम यहीं रहे, यहाँ पे 0 है, और वाई की +4 कहाँ है, यहाँ पे, वहाँ यहाँ पर वैल्यू है। तो ये पॉइंट हमको मिल गया पहला। ठीक इसी तरीके से सेकंड पॉइंट हमने लिया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि x की वैल्यू तो -4 थी, तो -4 के लिए इधर हम लेफ्ट में आएंगे, ये देखो यहाँ तक आ गए लेफ्ट में, और y की वैल्यू 0 है तो कहीं जाना ही नहीं है, तो हमारा दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार हमने ये सेकंड कोऑर्डिनेट कर दिए जो हमें p और q मिले थे 0,10 और 5,5। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ये दोनों प्लॉट हम देख रहे हैं ग्राफ में कि ये दोनों ही लाइनें के जो ग्राफ हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस सी पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं आपके 3,7। 3,7 से मतलब है यहाँ पर ये जो 3 वैल्यू है ये x की है और 7 जो है वो आपकी y की वैल्यू है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये इंटरसेक्ट हुआ तो इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा, वो भी यूनिक होगा, यानी वन सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कंक्लूजन क्या लिख रहा है, तो लाइन ए बी का मतलब है ये लाइन, कौन सी वाली, ये लाइन ए बी, ओके ए बी, और इंटरसेक्ट कर रही है लाइन पी क्यू, यानी ये वाली लाइन, और इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम देख रहे हैं ए बी एंड पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट पॉइंट C 3,7 show the solution of the pair of linear equation is x equal to 3 and y equal to 7। और x को हमने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ कितने हो गए 3, y को क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो y कितनी हो गई, गर्ल्स कितनी हो गई 7। अब दोनों को ऐड करके देख लो, 3 + 7 कितना हुआ 10, तो 10 ही स्टूडेंट थे उसमें क्लास में। ओके, इसी तरीके से बेटा ये सेकंड प्रॉब्लम आपको कर लेनी है, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बस ये ध्यान ये रखना है टेबल में जो पॉइंट लेते हैं वो अपनी मर्जी से लेते हैं और सुइटेबल पॉइंट लेते हैं। इस तरीके से इसको कर लेंगे, सेम कैलकुलेशन है, पूरा सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान से पढ़ो और नोट करो। ठीक है ना, ओके।